नमस्कार। अब पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज विचार करते हैं कि पूरी दुनिया में जो नई स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो भारत पर उसका असर पड़ रहा है। यह तो स्वाभाविक ही है कि जब दुनिया पर कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा दुनिया की राजनीति में, दुनिया की अर्थनीति में। क्योंकि आज की दुनिया या क्या पहले की दुनिया भी इतनी अलग-थलग नहीं थी। ज्ञान का और शक्ति का और अर्थ का संदर्भ बना ही हुआ था। हाँ, आज संबंध में गति की मात्रा कुछ अधिक है, कुछ अधिक तीव्रता है, यह बात सही है। लेकिन दुनिया तो जुड़ी हुई रही है और उस गति के संदर्भ में आज एक भिन्न संदर्भ से प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। एक दूसरे देश की स्थिति में जो भी हो, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। देखिए, जितने भी अच्छे तरीके से कहा जाए, सभ्य तरीके से कहा जाए, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि दुनिया के लोगों को ज्ञान विज्ञान का जितना लाभ मिलना चाहिए था, साधु संतों, धर्मात्माओं, राजनेताओं, बुद्धिजीवियों के बावजूद दुनिया में कष्ट बहुत है। दर्शन में भी अशुभ की समस्या शुरू से रही है, लेकिन इसके निदान की भी समस्या रही है। बीच का दौर ऐसा भी था जब मनुष्यता पर आए संकट को समाप्त करने के लिए लोग प्रयासरत थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ सफलता इसमें मिलेगी ही, हम एक बेहतर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़े भी, हम सभ्यता आगे बढ़ी भी। लेकिन धीरे-धीरे पता नहीं क्यों ये विश्वास लगता है कि खोता जा रहा है। भारतीयों के जीवन में की गुणवत्ता में कोई खास अंतर आया नहीं, ऐसा मानना ठीक नहीं है, लेकिन जो गुणवत्ता भारतीयों के जीवन में आया, वह एक वर्ग और भारत की आबादी के एक स्तर पर आकर रुक गया, इसे मानने से भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सिर्फ राजनेताओं को ही या राजनीतिक लोगों को ही दोष क्यों दिया जाए? हमारे जो साधु संत और फकीर जो इतने बड़े देश के में धर्मात्माओं का इतना प्रभाव रहा है, वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल लोगों की भलाई और मानवता के विकास के लिए करने में अक्षम रहे हैं, चूक गए हैं या पता नहीं क्या हुआ है, मालूम नहीं। लेकिन यह सच है कि उनका इस्तेमाल इस देश के लोग साधु संतों की जितनी बात सुनते हैं, उनके जितने अनुयायी हैं, उनका प्रभाव पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा। अब ये साधु संत भी राजनीति के भीतर, राजनीति की प्रक्रियाओं के भीतर ऐसा लगता है कि साधु संत भी राजनेताओं के मानसिक गुलामी की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक गुलाम मानसिकता हमारी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, सभ्यता के पहले अध्याय में क्या हुआ, यह तो हम लिख नहीं पाए, मनुष्य लिख नहीं पाया, क्योंकि तब उसे लिखना नहीं आता था। सभ्यता के अंतिम अध्याय में क्या होगा, यह भी शायद दर्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसके लिए दर्ज करेगा? और दूसरी बात यह है कि दर्ज करने के लिए उसके पास न समय होगा, न वक्त, न समय होगा और न कौशल होगा, और शायद इसकी जरूरत भी न हो। तो लेकिन कुछ तानाशाह ऐसे होते हैं। तानाशाही सिर्फ सत्ता की नहीं, विचारों की तानाशाही भी होती है। तो तानाशाही किसी भी क्षेत्र के हों, उन्हें हर बार अंतिम होने का बड़ा शौक रहता है। तो वे राजनीति के तानाशाही जीवन को अधिक प्रभावित करते हैं, तो वे राजनीति के अंतिम अध्याय को लिखने की बात बराबर सोचते हैं। हालांकि ये होगा नहीं, क्योंकि देखिए, सभ्यता, राजनीति और संस्कृति दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया रही है सभ्यता के साथ। तो अगर सभ्यता, राजनीति और संस्कृति में अगर विच्छेद उत्पन्न हो गया है और संस्कृति का इतना जबरदस्त प्रभाव होने के बावजूद अगर राजनीति सब पर भारी पड़ रही है, तो जो संतुलन बिगड़ रहा है उसके संदर्भ में हमें सोचना ही होगा। कोई संस्कृति कर्मी भी अंतिम कविता नहीं लिख पाएगा, न राजनेता लिख पाएंगे, न दार्शनिक लिख पाएंगे। तो उस लेकिन तानाशाह को यह भ्रम हमेशा रहता है। अभी देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन मामले को लेकर के काफी चर्चा हुई है। अब तक खबर पहुंची हो गई होगी कि किस प्रकार से यूक्रेन के मामले पर
अमेरिका ने, अभी जो नए राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उन्होंने यूक्रेन के मामले में रूस का समर्थन कर दिया है, और जबकि अन्य यूरोप के अन्य कई देशों ने रूस का समर्थन नहीं किया है। प्रस्ताव यह था कि यूक्रेन की जमीन को खाली कर देनी चाहिए, जो जमीन दखल किया है रूस ने, उस जमीन को खाली कर देना चाहिए और उसके बाद समझौता होना चाहिए। देखिए, समझौता के लिए शांति और सम्मान ये जरूरी है। शांति और सम्मान के साथ अगर समझौता नहीं होता है तो एक भयानक संकट हो सकता है। आज न हो कल हो, हमें द्वितीय विश्व युद्ध के खतरों को अभी नहीं भुलाना चाहिए। वो खतरे कैसे उत्पन्न हुए थे। तो उसमें जो वोटिंग हुई, उसमें जैसे फ्रांस एक तरफ, यूरोप के कई देश भी एक तरफ, और अमेरिका, इज़राइल ये एक तरफ। अब चीन भारत और चीन इस मामले में शांत बैठे हुए हैं। भारत तो युद्ध रुकवाने के लिए बहुत प्रयासरत था, ऐसा बताया गया था, मीडिया में खबर आई थी उस समय में कि भारत काफी सक्रिय रहा है, और इनके फोन का भी या इनके अपने प्रभाव का जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का तो डंका बजता है, हमारे प्रधानमंत्री का, इनकी स्वीकृति है। लेकिन इस समय में भारत खामोश है, तो इसका जबरदस्त अर्थ समझा जाएगा। देखिए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश बताते हैं कि वो इस पक्ष में है कि यूक्रेन के साथ जो भी शांति समझौता हो वो सम्मान के साथ हो, सुरक्षा की गारंटी हो और उसकी जमीन वापस मिल जाए। अब अगर यह नहीं होता है, जैसा कि रूस और अमेरिका अभी खड़े हुए हैं, तो यह माना जाएगा कि संप्रभुताओं का, राष्ट्रीय संप्रभुताओं का अब कोई मोल नहीं रहा या महत्व नहीं रहा, या इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की वैसी भूमिका नहीं रही। तो यह एक बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। कोई देश छोटा हो सकता है, गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका आत्मसम्मान वैसा ही होता है जैसा किसी बड़े राष्ट्र का होता है। तो इस दिशा में जरूर सोचा जाना चाहिए, और कि मामला बिगड़े नहीं। हमारे विश्वास है कि हमारे भारत की तरफ से भी ऐसा कुछ होगा जिससे ये मामला अधिक शांतिपूर्ण ढंग से हल होगा। अब जिन देशों ने प्रयास किया है, कहा है, वे कि हट जाए, वे तो संप्रभुता के पक्ष में। लेकिन अगर यह किया जाएगा कि शांति समझौता हो जाए और उसकी जमीन वापस उसको न मिले, तो ये संप्रभुता का सीधा सीधा हनन होगा, और भविष्य में भी इसके कई असर होंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ भी जब युद्ध हुआ था, तो उसी रूस में जो आज जिस पर यह कहा जा रहा है कि आप यूक्रेन के उस क्षेत्र से उसकी जगह दे दीजिए, हट जाइए, उसी रूस में तो लाल बहादुर शास्त्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, युद्ध के बाद जब वहां समझौता करने गए थे, तो उसमें यही बात तो एक महत्वपूर्ण बात थी। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उसमें जो भूमिका थी, उनका तो वहां पर देहांत भी हो गया था, ऐसा हम सभी जानते हैं, यह दुखद था। तो वैश्विक संबंधों में विश्वास का जबरदस्त असर होता है। तो वैश्विक संबंधों में या किसी भी संबंधों में विश्वास के लिए जरूरी है कि हम न्याय पर टिके रहें। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या न्याय भी है, और अन्याय है, बढ़ता हुआ अन्याय जो भरोसाहीनता का दौर ले आया है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए एक ही है कि संतुलन और न्याय। लेकिन अगर संतुलन और न्याय खो देंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मामला हो या राष्ट्रीय मामला हो गया, घरेलू मामला हो, तो हमारे लिए ये एक बड़ा संकट होता है मनुष्य के लिए। तो इस बात को देखना होगा कि कैसे विश्वास लौटता है। अब देखिए कि अगर रूस के साथ खुलकर होने का, अमेरिका के खुलकर होने का मतलब ये क्या हो सकता है, या भारत भी अगर अमेरिका के साथ, क्योंकि चीन और भारत दोनों खामोश हैं इस मामले में, कम से कम यूएन के इस संदर्भ में। तो रूस, चीन और भारत, अमेरिका अगर एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये असंतुलन की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो क्या ये दुनिया नए उथल पुथल
के दौर की शुरुआत के बिल्कुल सामने खड़ा है। यह चिंताजनक मामला है और राष्ट्रीय सम्मान, अस्मिता को बचाने का भी मामला है और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मान और उसके प्रभाव को भी बचाने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। अब घरेलू संदर्भ में अगर देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा निकला नहीं, सरकार का गठन हुआ नहीं, राजनीतिक दलों ने बिहार का रुख कर लिया है। राजनीतिक दल ही क्यों, प्रधानमंत्री के पास, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम-काज होते हैं, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी समस्याएँ हैं, छोटी-छोटी बातों पर समस्याएँ खड़ी हो जाती है। अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो बेलगावी जगह है, तो वहाँ पर भी कुछ भाषा को लेकर के विवाद हो गया है और अंतर्राज्यीय परिवहन में कुछ रुकावट भी आई है। तरह-तरह की समस्याएँ तो इस तरह से देश में खड़ी होती रहती है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का एक मायने होता है, उनकी भागीदारी का एक मायने होता है, लेकिन नहीं, वो तो चुनाव के संदर्भ में ही व्यस्त रहते हैं। तो बिहार का रुख कर लिया है। अब पता नहीं राजकाज कैसे चलता है, सचिवों के बल पर चलता है, जो भी हो। बहरहाल आज की राजनीति में भी कुंभ का समय है। पूरी सरकार, इतने बड़े देश की सरकार है, कुंभ स्नान में लगी रही। सोचिए, और ये कहने लगी कुंभ से जीडीपी का संबंध है, देश की आर्थिक प्रगति का संबंध है। पता नहीं अब किस तरह से जीडीपी होना चाहिए और उसका ये तो अर्थशास्त्री लोग बताएंगे। लेकिन राजनीति में धर्म का कोलाहल जबरदस्त है। अब ये कोलाहल जो मचा हुआ है, इसमें धर्म का अर्थ ही खो गया है। धर्म का क्या अर्थ है, कहाँ छिपा लिया गया है उस अर्थ को, जानबूझकर छिपा लिया गया है। जिन्हें धर्म के मामले को स्पष्ट करना चाहिए था, उन्होंने ही छिपा लिया है। हमारे साधु संतों को सामने आना चाहिए। उधर दिल्ली विधानसभा में तस्वीर की राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने खुद अपने वगैरह के यहाँ से इनकी तस्वीर हटा ली थी। अब वो बता रहे हैं, कि अभी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी जी बोल रही थी। वो बोल रही थी कि इनकी भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने हटा ली है। इस पर काफी हो हंगामा हुआ, नहीं हटाना चाहिए था। हमारे महापुरुषों को की तस्वीर लगाने और हटाने के मामले को इतने हल्के से लिया जा रहा है कि यह एक खतरनाक बात हो सकती है। लेकिन जो भी हो, तस्वीर की राजनीति तो अपनी जगह है ही, उससे हमें तो मुक्त होना ही होगा। देखिए, धर्म के कई अर्थ हैं, कर्तव्य है, गुण, नैतिक, परोपकार, पर दुख कातरता आदि कई अर्थ हैं। लेकिन महाभारत के अनुसार धर्म का मुख्य स्थान है दक्षता। जो दक्षता है, ये धर्म का मुख्य स्थान है। लोकसभा का ध्येय वाक्य है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। तो धर्म चक्र प्रवर्तनाय और धर्म संस्थापनार्थाय में क्या अंतर है? कोई अंतर है कि नहीं है? कोई ऐतिहासिक अंतर है, सांस्कृतिक अंतर है, कोई टकराव है, या क्या है? देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है। धर्म संस्थापनार्थाय गीता का संदर्भ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है संभवामि युगे युगे, इसलिए तो धर्म संस्थापनार्थाय। और महात्मा बुद्ध का प्रसंग है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। तो हमने धर्म चक्र प्रवर्तनाय को अपने लोकसभा का ध्येय वाक्य बनाया है और हमारे उसी से सारे प्रतीक हमारे आए हैं। तो ये अंतर तो होगा। अब ये अंतर जो क्या है, उसको भी समझना जरूरी है। क्या हमारे साधु संतों को इस पर बात करना चाहिए कि कर्तव्य गुण पर किस तरह से बात करें और किस तरह से समाज में एक समन्वय की स्थिति हो, क्योंकि समाज का, भारत के समाज का तो नायक वही हो सकता है जो समन्वय बुद्धि हो। क्योंकि हमारे पास इतनी सारी विविधताएं, इतनी सारी जटिलताएं हैं कि इसमें तो झगड़ा लगाना, झंझट खड़ा करना तो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम है आपस में समन्वय लगाना। तुलसीदास जी, जो संत कवि तुलसीदास के पहले जो शैवों में, शाक्तों में, वैष्णवों में कितने झमेले थे, तो उन्होंने समन्वय कराया। हालांकि कवि उनसे बड़े समन्वयकारी कवि
है, क्योंकि उन्होंने बाकी हिंदू, मुसलमान और अन्य संदर्भों में भी समन्वय कराने की कोशिश की, समाज के विभिन्न वर्गों की भी बात उन्होंने की। लेकिन तुलसीदास जो मतों में समन्वय कराने की बात थे, तो वो उसको अधिक महत्व दिया गया। महत्व इसलिए दिया गया कि उसके बाद शैव शाक्तों आदि का झगड़ा खत्म हो गया, और जब तुलसीदास इस प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ के पंडितों ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उनका विरोध किया था। ये प्रसंग सभी जानते हैं। तो समन्वय करने वाले को तो विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन समन्वय का अपना महत्व है, समन्वय का प्रयास किया जाना चाहिए। अब क्या मनुष्य किसी की गुलामी के लिए पैदा होता है? क्या गुलामी मनुष्य का स्वभाव है? फिर भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी तरह की गुलामी क्यों ना हो, आदमी गुलाम नहीं होता है, क्योंकि गुलाम में सोचने की शक्ति गुलाम में भी होती है, और कभी भी मनुष्य को वह पसंद नहीं है। अगर वह पसंद होता तो मनुष्य इतनी लंबी यात्रा कर नहीं पाता। हाँ, मनुष्य में समर्पण की भावना है, मनुष्य चाहता है कि हम प्रतिबद्ध होकर के समर्पित हों, और हम अपनी ऊर्जा को अन्य लोगों की भलाई के लिए लगाएं, लेकिन यह उसकी स्वतंत्र चेतना है। तो वास्तव में वो कभी गुलाम होता नहीं है, लेकिन न होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, उनकी एक किताब है दिमागी गुलामी, उसने कहा था कि जो राष्ट्र जितना पुराना होता है, उसमें, या जो संस्कृति जितनी पुरानी होती है, उसमें गुलामी की मानसिकता भी उतनी ही अधिक होती है। कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा देश, हमारी सभ्यता काफी पुरानी है, और हमारे में भी ये मानसिक गुलामी के लक्षण कई बार आते हैं, जो आगे बढ़ने में हमारे लिए रुकावटें पैदा जिनसे होती है। तो हमें ये देखना होगा। देखिए, राहुल सांकृत्यायन उन विद्वानों में थे जो लोगों के लिए, आज़ादी के आंदोलन के लिए, किसान के मुद्दों पर और देश के तमाम मुद्दों पर लगातार संघर्षशील थे, सक्रिय थे, जेल भी जाते थे। लेकिन आज के बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं? सवाल तो यह भी है। अ, हमने आज़ादी के समय में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए हमने यह समझा कि विदेशी ही हमें गुलाम बना सकता है, हम विदेशी के ही गुलाम हो सकते हैं, हम अपनों के भी गुलाम होते हैं। इस पर हमने कभी उस ढंग से सोचा नहीं, गंभीरता से। लेकिन जब आंतरिक वर्चस्व की राजनीति पर जब हम बात करते हैं, जब समाज में बहुत हजारों साल से पीछे छूट गए लोगों से बात करते हैं, तो लगता है कि नहीं, हम अपनों के भी गुलाम होते हैं। असल में सबसे बड़ी गुलामी होती है मानसिक गुलामी। अगर हम मानसिक गुलामी को तोड़ पाएंगे, उसके अर्थ को समझ पाएंगे, तो हम निश्चित रूप से एक राष्ट्र के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो राजनीति की बातें तो हैं ही, और ये तमाम बातें राजनीति की ही बातें हैं, क्योंकि मनुष्य के पास दूसरे मनुष्य से जुड़ने के दो ही माध्यम हैं, संस्कृति और राजनीति। और जो कर्म है, जो अर्थ है, अर्थशास्त्री जो गतिविधियां हैं आर्थिकी, वो तो है ही, लेकिन उसका महत्व तभी है जब राजनीति और संस्कृति के दो पहियों पर चल करके हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इस गुलामीपन को समझें और उस गुलामी से मुक्त हों। आपको याद होगा, निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए कि ज्योतिबा फूले की एक जबरदस्त किताब है गुलामीगिरी, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। और राजनीतिक हो या लोकतंत्र के सवाल हों, तो इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अभी तो इतना ही, फिर जल्दी ही मुलाकात करते हैं। हमें अगर मुक्ति होनी है तो हमें इन संदर्भों को समझना होगा। हमें मोक्ष नहीं, मुक्ति चाहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।